हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्य अग्रवाल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक क्विक रिवीजन फ्रॉम द माइंड मैप। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंस को मैनेज करना है। ठीक है, जो पैसा है वो आपके पास आएगा कहाँ कहाँ से, आप उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, जो रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट से हम उसके संग कैसे डील करेंगे, उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे। तो आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो एक कंपनी में, एक बिजनेस के अंदर, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब कि आप अरेंज कैसे करोगे फंड्स को, एंड यूसेज ऑफ फंड्स, और फंड्स को आप यूज कैसे कर रहे हो, दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट अ लोअर कॉस्ट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वो मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। और आपके फंड्स किसी अच्छी प्रोडक्टिव चीज में लगे जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए, इसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो एक तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जितने जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो पाए। और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो शेयर्स हैं उनका प्राइस बढ़ पाए। ठीक है, शेयर का प्राइस भी अगर बढ़ेगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, और रिटर्न्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें हम तीन डिसीजंस लेते हैं जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस की उसमें तीन डिसीजंस कौन कौन से हैं? एक तो है कि हम पैसे को अरेंज कहाँ से करेंगे, यानी कि हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा आएगा कहाँ कहाँ से, हम इक्विटी से रेस करें या डेट से रेस करें, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा होता है जो आपने पैसा अरेंज कर लिया, अब हम उसे इन्वेस्ट कहाँ पे करें। ठीक है, इन्वेस्ट कहाँ पे करें? इन्वेस्ट या तो हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स में करेंगे। ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, वहां से रिटर्न आया डिविडेंड। अब उस डिविडेंड को, जो रिटर्न आया, उसको आप डिवाइड करना चाहते हो या रिटेन करना चाहते हो, वो आता है हमारे डिविडेंड डिसीजन में। तो तीन डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजंस, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजंस जो होता है हमारा, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? हाउ द फंड्स आर रेस्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज, आप कैसे पैसा अरेंज कर रहे हो, कितना अरेंज कर रहे हो, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, कितना इक्विटी से करना है, कितना डेट से करना है, वो सब। तो इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फंड्स। आप सबसे पहले ये देखो कि कॉस्ट कितना लग रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी कि कितना रिटर्न मिलेगा वहां से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा है रिस्क, डेट के संग जाना है या इक्विटी के संग जाना है, जिसमें रिस्क कम होगा उसको हम लोग ऑप्ट कर लेंगे। तीसरा है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जब भी हम फंड्स रेज करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आती है ना, कि हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं, तो उसमें खर्चा आता है, ब्रोकर का खर्चा है। तो जिस भी सोर्स में, इक्विटी या डेट में, जिसमें भी कम खर्चा आएगा, हम वो ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन हमें चेक करनी होगी कंपनी की, कंपनी के पास कैश कितना अवेलेबल है, क्योंकि अगर आपने डेट से बोरो करा पैसा तो उस पर तो इंटरेस्ट देना ही देना है, और इंटरेस्ट तो हम कैश में देंगे। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन सही नहीं है तो उस केस में डेट एक अच्छा सोर्स नहीं माना जाता। ठीक है, फिर है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। कुछ कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स होते हैं, जैसे कि रेंट तो देना ही देना है, इंश्योरेंस सैलरी देनी ही देनी है, तो उसको भी आपको कंसिडर करना होता है। इसके साथ साथ कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन यानी कि मैनेजमेंट में जो हमारा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है वो कम तो नहीं हो जाएगा? अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं लोग, ओनर्स बनते हैं, और ओनर्स बनेंगे तो मतलब वो डिसीजन मेकिंग में रोल लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल जो है वो हमारा डाइल्यूट ना हो, कंट्रोल कम ना हो मैनेजमेंट में, तो उस केस में डेट सही माना जाता है। ठीक है, डेट में क्योंकि जो डिवेंचर होल्डर्स है वो बोरोअर्स, क्रेडिटर्स बन के आते हैं, उनके पास कोई ओनरशिप नहीं होती, तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। सो मोर द डेट, लेस कंट्रोल ओवर कंपनी। इसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। आपको कैपिटल मार्केट की सिचुएशन देखनी है कि कैपिटल मार्केट में बूम फेज चल रहा है या डिप्रेशन फेज। अगर डिप्रेशन चल रहा होता है तो उस केस में डेट से ज्यादा पैसा अरेंज हो सकता है, और बूम के केस में इक्विटी। ठीक है, तो आपको कैपिटल मार्केट की बिजनेस साइकिल की पोजीशन भी समझ के चलनी होती है अंडर द फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलता है कि हम इन्वेस्ट कितना करें, कौन से एसेट में करें। सो डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, कितना पैसा लॉन्ग टर्म में डालना है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म में डालना है, वो आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि नेचर ऑफ द बिजनेस, आप चेक करो कि बिजनेस आपका ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे।
क्रेडिट पॉलिसी चेक करो, अगर आपको क्रेडिट इजीली मिल सकता है बाहर से तो उस केस में हम वर्किंग कैपिटल में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर करना है, मार्केट में कितना कंपटीशन है उसको कंसीडर करना है। ओके। और दूसरा होता है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है? जब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो उसमें भी कुछ कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये देखो कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में कितना कैश आपके पास से जाएगा, है ना? आपके पास वो कैश अवेलेबल होना चाहिए तभी तो इन्वेस्ट करोगे। रेट ऑफ रिटर्न देखो, रिटर्न आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए तब इन्वेस्ट करने में फायदा है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखना है कि आपको बजटिंग टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, जो भी आप नहीं पढ़ोगे, कॉलेज में जाके पढ़ोगे या कोई कोर्स करोगे उसमें समझोगे। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं बजटिंग की भी, तो वो आपको चेक करके चलना होता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा डिसीजन होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन यानी कि हमने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आया, अब उस रिटर्न को हम बेसिकली अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड, शेयर होल्डर्स को दे दें एज डिविडेंड, या फिर हम उसे रिटेन करें फ्यूचर के लिए। सो डिसाइडिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी पेड एज डिविडेंड, हमें अपने प्रॉफिट में से कितना पार्ट डिविडेंड के तौर पे देना है और कितना पार्ट हमें अपने पास रिटेन करना है, सेव करना है, तो वो होता है डिविडेंड डिसीजन। उसमें भी फैक्टर्स हैं जैसे कि अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, आपकी अर्निंग्स कितनी है, अर्निंग्स में से ही तो डिविडेंड देंगे, तो पहले तो अर्निंग्स को चेक करो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर अर्निंग्स आपकी स्टेबल है, बहुत फ्लक्चुएट नहीं करती, तो उस केस में कंपनी जो है वो अच्छा खासा डिविडेंड दे सकती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है, तो उस केस में हम डिविडेंड ना देके पैसे को रिटेन करेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन चेक करो, कैश फ्लो पोजीशन चेक करो कि डिविडेंड देने के लिए हमारे पास कैश है भी या नहीं है। ठीक है। शेयर होल्डर की प्रेफरेंस भी चेक करनी होती है कि शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें डिविडेंड मिले तो आप डिविडेंड दो, अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि नहीं हमारा जो डिविडेंड है उसको आप री इन्वेस्ट कर दो, तो उस केस में हम डिविडेंड ना देके रिटेन करेंगे पैसा। और इसके साथ साथ आपको टैक्सेशन पॉलिसी भी देखनी होती है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हो गए। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग में लिखा है, फाइनेंशियल प्लानिंग में लिखा है, देखो इसको ऐसे कर देते हैं, लिख जाएगा। ये क्या हो गया? देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में लिखा है, ensuring smooth operations by focusing on funds and their availability in the light of financial decision requirement। मतलब हम अपने फंड्स का स्मूथ ऑपरेशन चेक करें कि आपके फंड्स जो है वो तरीके से सही जगह पे लग रहे हैं। ठीक है, और जब आपको रिक्वायरमेंट हो पैसे की तो आपके पास पैसा अवेलेबल भी हो, वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, अभी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? तो देखो ऑब्जेक्टिव में फाइनेंशियल प्लान, हमें फाइनेंस को प्लान क्यों करना है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी आपको पैसे की जरूरत हो तो वो ईजिली आपके पास अवेलेबल हो जाए। और दूसरा, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फाइनेंस अननेसेसरीली, आपको ये भी चेक करना है कि फर्म बेवजह फाइनेंस फंड रेज ना करे, है ना? फंड रेज करोगे तो बेवजह आपके पास वो पैसा पड़ा रहेगा, कॉस्ट भी आता है, तो वो नहीं करना, इसलिए हम फाइनेंस को प्लान करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो? एक तो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे, दूसरा बिजनेस में अगर कोई भी शॉक से सरप्राइजेस आते हैं, एकदम से कुछ भी चेंज आता है, तो उस पर आप उनको कोप अप कर पाओगे। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, वेस्टफुल एफर्ट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, और फाइनेंशियल कंट्रोल बना रहता है। ठीक है। इसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसमें कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, दोनों का कितना कितना प्रपोर्शन या कितना कितना परसेंटेज होगा, उसको मिला के कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। तो अब आपको अपनी कैपिटल में कितना डेट रखना है, कितना इक्विटी रखना है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि कैश फ्लो पोजीशन। सबसे पहले तो कैश फ्लो पोजीशन चेक करो, क्योंकि अगर आपने डेट से पैसा रेज करा तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, और दोगे तो कैश में ही। तो कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको डेट से पैसा रेज करना है तो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम चेक करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि हमारी अर्निंग्स कितने टाइम्स है हमारे इंटरेस्ट के कंपैरेटिवली, कि अगर हमारा अर्निंग्स 10 रुपए का है, यानी कि EBIT, और आपको इंटरेस्ट देना है 1 रुपए का, तो मतलब आप 10 गुना कमा रहे हो। तो जितनी ज्यादा होगी ये रेशो उतना बेटर है। ठीक है। डेट सर्विस कवरेज रेशो भी जितनी ज्यादा उतना डेट आप ले सकते हो। डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या है कि इंटरेस्ट के संग संग हमें प्रिंसिपल अमाउंट को भी तो रीपे करना है ना? तो जितनी ज्यादा रेशो होगी ये उतना अच्छा है कि आप उतना ज्यादा अर्न कर रहे हो, तो आप डेट से पैसा रेज कर सकते हो। फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें चेक करना है कि जिसमें ज्यादा रिटर्न होगा वो हम चूज करेंगे। ठीक है, हाई रिटर्न मोर इक्विटी।
कॉस्ट ऑफ डेट चेक कर लो। डेट अगर लो कॉस्ट है, कॉस्ट कम आ रहा है रेस करने में, डेट से पैसा रेस करने में कॉस्ट कम आ रहा है तो डेट से पैसा रेस करो। इक्विटी से कम आ रहा है तो इक्विटी से रेस करो। ठीक है। टैक्स रेट हम चेक करते हैं। टैक्स रेट आपको पता होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट होता है। तो ज्यादा टैक्स रेट होता है तो डेट भी आप ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, आपको बेनिफिट मिलता है। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेक करनी है। फ्लोटेशन कॉस्ट देख लो, जिसमें कॉस्ट कम आएगा फ्लोटेशन कॉस्ट, उससे हम पैसा रेज कर सकते हैं। ठीक है। रिस्क कंसिडरेशन हमें पता है, रिस्क कंसिडरेशन में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट जो है वो ज्यादा रिस्की है ना, डेट ज्यादा रिस्की है क्योंकि हमें उस पर इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। तो आपको रिस्क को भी कंसीडर करके चलना है, अपना रिस्क एपेटाइट चेक करो। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट है तो उस केस में और आप डेट नहीं ले पाओगे, है ना। बैंक से अगर आपने बहुत ज्यादा लोन ले ही लिया है और अब आपको फ्यूचर में अगर लोन की इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में बैंक शायद हमें लोन देगा ही नहीं। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है तो डेट थोड़ा कम रखो। कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल वही पॉइंट है, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में आपको कंट्रोल मिलेगा या नहीं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेक करो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कुछ कुछ, उसके अकॉर्डिंग हम पैसा रेज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की कंडीशंस क्या है, बूम फेज चल रहा है या डिप्रेशन फेज चल रहा है। और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, हमें बाकी कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट हम एक आइडिया ले सकते हैं कि बाकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से बना है। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए जो डे टू डे खर्चे होते हैं वो होता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप खुद से चीजें बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। बट अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, बस आप बना बनाया सामान बेच रहे हो आगे, तो उसमें ट्रेडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी। ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अगर आप बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो यू विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल, अगर बूम फेज चल रहा है तो मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा डिमांड है, प्रोडक्शन जितनी होगी रॉ मटेरियल भी उतना ही चाहिए, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। सीजनल फैक्टर्स देखो, अगर आप सीजन पीक सीजन चल रहा है किसी चीज का तो उस केस में ज्यादा डिमांड आएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। प्रोडक्शन साइकिल चेक कर लो। प्रोडक्शन साइकिल कि अगर बहुत लंबे टाइम में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, काफी लंबी साइकिल है, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी कि आपके पास रेवेन्यू थोड़े टाइम बाद आएगा। क्रेडिट अलाउड, अगर आपने क्रेडिट अलाउ किया हुआ है अपने बेसिकली कस्टमर्स को, तो उनसे पैसा तो भी मिलने नहीं वाला, तो उस केस में आपको अभी के लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा बिजनेस चलाने के लिए। क्रेडिट अवेल्ड, अगर आपको कहीं से क्रेडिट मिला हुआ है कि मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और मैंने भी पैसा नहीं दिया है, पेमेंट मैं बाद में करूंगी, तो उस केस में मुझे अभी करंटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी चेक कर लो, अगर एफिशिएंट फर्म है, अच्छे से काम चल रहा है कम खर्चे में, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है बहुत ही इजीली तो भी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स चेक करते हैं हम लोग कि फ्यूचर में अगर कोई भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है, रिडक्शन करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। कंपटीशन लेवल चेक कर लो, अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में तो हमें भी तेजी से काम करना होगा, है ना, तो कैपिटल ज्यादा। एंड इन्फ्लेशन अगर चल रहा है तो उस केस में भी चीजें महंगी होने वाली हैं, तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा परचेज करने के लिए, उस इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए। ठीक है। ये हो गया वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स। इसके बाद फिक्स्ड कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल यानी कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में, जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा। तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए कम चाहिए, वो भी कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस में वही सेम चीज है, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो यू विल नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, मतलब मशीन से ज्यादा यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, तो मशीन्स में तो भाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो यू विल नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर हो रहा है, आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है तो वहां पे भी आपको कैपिटल चाहिए होगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं तो भी यू विल नीड मोर कैपिटल। आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग आप प्रोडक्ट लाइन में जाना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो फिक्स्ड कैपिटल बढ़ेगा। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि अगर आपके पास लीजिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, कि मुझे कोई मशीन खरीदनी थी, वो मशीन मैं खरीद नहीं रही, मुझे वो रेंट पे अवेलेबल है या लीज पे अवेलेबल है, तो मेरा खर्चा बच जाएगा फिक्स्ड कैपिटल का। तो अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं तो आपका फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा।
और कोलैबोरेशन का लेवल चेक कर लो। अगर आप एक दूसरी फर्म के संग कोलैबोरेट कर सकते हो, एक तरह मिलके काम कर सकते हो, तो आपको एसेट्स में इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप बाकी फर्म्स के एसेट्स को यूज कर सकते हो इजीली। तो वहां पे भी आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ कुछ हमारे फैक्टर्स थे जो हमें यहाँ पे समझने थे। एंड यस, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने क्विकली बस एक ओवरव्यू, एक क्विक रिविजन था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।